प्रीति का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी। किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर राहुल वहां पानी पीने आया। उसने प्रीति के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, प्रीति ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था। दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन राहुल की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर प्रीति ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। प्रीति की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राहुल ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। प्रीति बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। प्रीति का पति अंकित कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। प्रीति का 21 साल का देवर राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। अंकित जैसा प्यार करने वाला पति पाकर प्रीति भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती थी, दोनों से मिलाकर घर का खर्चा अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर राहुल अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यहीं की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनके कोई औलाद नहीं थी। अब प्रीति 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। राहुल ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। प्रीति ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहीं तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर प्रीति आज तक नहीं भाप पाई थी। राहुल की गर्दन धीरे से प्रीति की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से प्रीति की फिटिंग वाली कमीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। प्रीति की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे राहुल के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज बंद जानकर प्रीति ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। राहुल हक्का बक्का गया। बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर राहुल ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। प्रीति ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राहुल की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद प्रीति सोने जाने लगी तो राहुल बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। प्रीति ने मना किया, लेकिन राहुल कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगवाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। प्रीति ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। राहुल ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राहुल बाबू? केमिस्ट ने राहुल को खोया सा देखा तो पूछा। राहुल का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राहुल मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता। राहुल को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए?
सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी प्रीति के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने राहुल के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी गोली दे दी। राहुल ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्टर चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्टर ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली है, एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है। राहुल के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्टर पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राहुल उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजाते ही प्रीति ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए। राहुल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। प्रीति अपने कमरे में आकर लेट गई। राहुल ने उसे पहले बुखार की दवा दी। प्रीति दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राहुल ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया, प्रीति ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राहुल ने उसके बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने प्रीति को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। राहुल उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए प्रीति को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राहुल ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राहुल की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती छोड़ प्रीति के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी अंकित प्रीति की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राहुल थक कर चूर चूर होकर प्रीति के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया है मैंने आपका। राहुल बेशर्मी से बड़बड़ाया और प्रीति की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। प्रीति अब तक धीमे धीमे कराह रही थी। राहुल पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से प्रीति अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। राहुल ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक इस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें प्रीति ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी राहुल को कानूनी रूप से गोद लूंगी। राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर प्रीति के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक राहुल का ध्यान प्रीति के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और प्रीति का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर राहुल उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे
प्रीति की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लगी चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। प्रीति के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर राहुल की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। प्रीति का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राहुल के मोबाइल फोन में कैद प्रीति की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर प्रीति हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसा ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। अंकित का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन प्रीति बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने राहुल का बचपन चल रहा था। जब वह नई नई इस घर में आई थी, दोपहर तक अंकित लौट आया और भागते हुए प्रीति के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन प्रीति का शरीर एक और लुढ़क गया। प्रीति प्रीति चीखता हुआ अंकित उसे झकझोरे जा रहा था, पर प्रीति कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी।